आइए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं जनाब शाहिद अख्तर ख़ान साहब का सबक क़िस्सा मियाँ एटम का। मैं कई दिन से एक मज़मून लिखने की फ़िराक में था, लेकिन कोई मौजू मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मौजू का मतलब होता है टॉपिक, यानी कोई टॉपिक मेरी नज़र में नहीं आ रहा था। मज़मून का मतलब होता है निबंध या ऐसे जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो मैं एक मज़मून लिखने की फ़िराक में था। शाहिद अख्तर ख़ान साहब फरमाते हैं कि मैं एक मज़मून लिखने की फ़िराक में था, मर्ज़ी में था, लेकिन कोई मौजू यानी कोई टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर मैं मज़मून लिखूं, जिसकी वजह से बड़ी उलझन थी। काफ़ी गौर व खोज के बाद, यानी गौर व फ़िक्र के बाद, सोच विचार के बाद भी जब कोई मौजू मेरे जहन में ना आया, यानी दिमाग में ना आया, तो मैं मायूसी से यानी उदासी से आंखें बंद करके लेट गया। आंखें बंद करते ही आलम ख़याल में जा पहुंचा, यानी ख़यालों की दुनिया में जा पहुंचा। तो क्या देखता हूं कि एक पुरफ़िज़ा मकाम पर, यानी खूबसूरत फ़िज़ा वाले मकाम पर एक महफ़िल जमी हुई हैं। मैं भी चुपके से जाकर बैठ गया। गौर से जो देखा तो अगले पिछले बहुत सारे मशहूर साइंसदां जमा थे और एक बुज़ुर्ग साइंसदां मियाँ एटम की कहानी सुना रहे थे। कहानी बड़ी ही मज़ेदार, दिलचस्प और हैरत अंगेज़ थी। मैं चुपचाप सुनता रहा। जब कहानी ख़त्म हो गई तो मैंने खड़े होकर पूछा, साहबों, अगर इजाज़त हो तो मैं ये कहानी अपने अज़ीज़ तलबा को सुना दूँ। तलबा मतलब स्टूडेंट्स को, यानी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को मैं सुना दूँ। सब ने चौंक कर मुझे देखा और बोले, अच्छा मास्टर साहब हैं। अरे साहब, बड़ी खुशी से इजाज़त है। आज से हजारों साल बल्कि लाखों करोड़ों साल पहले की बात है, जब ये ज़मीन, ये आसमान, ये चाँद, ये सूरज, ये सितारे, ये पहाड़, ये दरिया, ये जंगल कुछ भी न था। बस एक खुदा था। उसने कहा कुन और मियाँ एटम पैदा हो गए। हजारों लाखों साल बाद खुदा ने फिर कहा कुन और ये ज़मीन और आसमां पैदा हो गए। और इसके हज़ारों लाखों साल बाद खुदा ने हज़रत इंसान की तख्लीक की, यानी इंसान की रचना की या इंसान को बनाया और ज़मीन पर भेज दिया कि जाओ मियाँ, हमने ज़मीन तुम्हें सौंपी, खाओ पियो मौज उड़ाओ और मेरा शुक्र अदा करो। खबरदार हमें भूलना मत, हमारी बनाई हुई चीज़ों में गौर करते रहना। लेकिन यह हज़रत इंसान जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो इतने बड़े बेवकूफ़ थे कि बस कुछ न पूछो। नेक्स्ट सफ़र पे देखिए। कपड़े तक पहनना नहीं जानते थे, नंगे इधर उधर घूमा करते थे और जो मिल जाता उसे कच्चा ही खा जाते। आग तक जलाना ना आता था। हद तो ये है कि बोलना तक न जानते थे। फिर भला मियाँ एटम को क्या खाक पहचानते कि किस खेत की मूली हैं। बेचारे मियाँ एटम बहुत दिनों तक अपनी गुमनामी पर कुढ़ते रहे। आज से कोई 3000 साल पहले यूनानियों ने मियाँ एटम को खोज ही निकाला। एक साहब थे दीमक्रातीस, उन्होंने कहा, अगर एक चीज़ को तोड़े जाएं, ओहो, कब तक तोड़े जाएं। अरे साहब,
बस तोड़े जाएं तो आखिर में एक ज़र्रा मिलेगा जिसे मज़ीद तोड़ना यानी कि उसको आगे तोड़ना किसी भी तरह मुमकिन ना होगा। और यही ज़र्रा है हमारे मियाँ एटम, जिनकी कहानी हम सुना रहे हैं। मियाँ एटम बड़े खुश थे कि आखिर इंसान ने हमें पहचान ही लिया। अब हमारे उरूज़ का ज़माना आया, यानी हमारे टॉप पर जाने का ज़माना आया। मगर ये हज़रत इतने छोटे थे कि आंखें फाड़ फाड़ कर देखने पर भी दिखाई न दिए। इंसान ने झुंझला कर कहा, मियाँ भाड़ में जाओ, ऐसा भी क्या कि दिखाई नहीं देते, तुमसे कौन दोस्ती करे। और मियाँ एटम को फिर भुला दिया गया। तुम पूछोगे कि आखिर मियाँ एटम ऐसे कितने छोटे हैं, तो भाई मियाँ एटम वाकई बहुत छोटे हैं कि सुई की नोक पर मज़े से लाखों एटम बैठकर दावत खा सकते हैं। अभी शायद तुम्हें ठीक ठीक अंदाज़ा ना हो कि मियाँ एटम कितने छोटे हैं, तो सुनो। मियाँ एटम इतने छोटे होते हैं कि अगर 10 करोड़ एटम की लाइन बनाई जाए तो वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर होगी, जबकि 10 करोड़ चींटियों की लाइन 100 किलोमीटर लंबी होगी। और अगर 10 करोड़ आदमी आगे पीछे खड़े हो जाएं तो ये लाइन 25,000 किलोमीटर लंबी होगी। और अगर 10 करोड़ आदमी गोल घेरा बना ले तो ये घेरा इतना बड़ा होगा कि ज़मीन इसके बीच में समा जाएगी। और अगर 1 मीटर लंबाई वाली 10 करोड़ आदमी तले ऊपर खड़े कर दिए जाएं तो इतने ऊंचे होंगे कि उनकी बराबरी के लिए 10,000 हिमालय पहाड़ ऊपर तले खड़े करना पड़ेंगे। तुम यकीन करो या ना करो, लेकिन मियाँ एटम वाकई इतने छोटे होते हैं कि अगर मीटर के बराबर 50 करोड़ मोतियों का हार बनाएं तो वो तकरीबन 2000 किलोमीटर लंबा होगा, जबकि 50 करोड़ एटमों का हार सिर्फ अंगूठी के बराबर होगा। और अगर मीटर के एक खोखले दाने में एटम ठूस ठूस कर भरे जाएं तो वो इतने ज़्यादा होंगे कि उनको गिनने के लिए दुनिया के सारे आदमी तकरीबन 6 अरब लग जाएं तो 1000 जन्म लेकर भी नहीं गिन सकते, जबकि हर आदमी की उम्र 100 साल मानी जाए और वो सिवाय गिनने के कोई दूसरा काम ना करें। हालांकि यही आबादी सिर्फ साल भर में दुनिया के सभी पेड़ों की पत्तियां गिन सकती है। अब शायद तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि मियाँ एटम कितने छोटे होते हैं। हज़रत इंसान तो मियाँ एटम को भूल ही गए थे कि 1808 ईस्वी में डाल्टन साहब ने मियाँ एटम की शान में एक लंबा चौड़ा कसीदा लिख मारा, जिसे डाल्टन का एटमी नज़रिया कहते हैं। डाल्टन साहब के नज़रिए के बाद हज़रत इंसान को फिर मियाँ एटम की याद आई और इन्हें देखने की कोशिश होने लगी। एक से बढ़कर एक ताकतवर खुर्दबीन यानी कि माइक्रोस्कोप बनाई गई, मगर मियाँ एटम दिखाई ना दिए, बल्कि तायना और मारने लगे। वाह मियाँ, बड़े अशरफुल मखलूक़ात बने फिरते हो। यानी अशरफुल मखलूक़ात मतलब सारी मखलूक़ात में
अशरफ यानी मखलूक़ात, मखलूक की जमा है, यानी सारी मखलूक़ों में अशरफ यानी बेहतर, यानी इंसान को सारी मखलूक में बेहतर माना गया है, इसीलिए इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है। तो वो ताना देते थे एटम कि आप तो बड़े अशरफुल मखलूक़ात बने फिरते हो, हमें देख नहीं सकते। आखिर इंसान ने कुछ साल पहले एक खुर्दबीन बना ही डाली, मतलब एक जो माइक्रोस्कोप बना ही डाला, जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये किसी चीज़ को 10 लाख गुना बड़ा करके दिखाती हैं। अगर इसकी मदद से सरसों का दाना देखा जाए तो वो एक बहुत ही बड़े गोले कतर 100 मीटर की शक्ल में दिखाई दे। इस खुर्दबीन से यानी इस माइक्रोस्कोप से जब मियाँ एटम को देखा गया तो बेचारे छुप ना सके, दिखाई दे ही गए। बहुत दिनों तक मियाँ एटम सबसे छोटे समझे जाते रहे, मगर जल्द ही उनकी पोल खुल गई। पता चला कि मियाँ एटम खुद 3 ज़र्रों से मिलकर बने हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मियाँ एटम के बीचों बीच विराजमान रहते हैं, जिसे मरकज़ा या न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन मरकज़े के चारों तरफ इंतहाई तेज़ रफ्तार से चक्कर लगाते रहते हैं। ये जर्रे मियाँ एटम से हज़ारहा गुना छोटे होते हैं और इन ज़र्रों के बीच में काफ़ी खाली जगह होती है। इसका अंदाज़ा आप यूँ कर सकते हैं कि अगर मियाँ एटम के मरकज़ा को कांच की गोली जितना बड़ा मान लिया जाए तो फिर इलेक्ट्रॉन इससे तकरीबन 1 किलोमीटर दूर चक्कर लगाएगा और एक इलेक्ट्रॉन मरकज़ा के चारों तरफ इतनी तेज़ी से गर्दिश करता है कि 1 सेकंड में खरबों चक्कर लगा लेता है, जबकि पूरी रफ्तार से चलने वाला बिजली का पंखा 1 सेकंड सिर्फ 100 चक्कर लगा पाता है। मियाँ एटम अकेले रहना पसंद नहीं करते, शायद छोटे होने की वजह से डर लगता हो, बल्कि 2-2, 4-4 की टोलियां बनाकर रहते हैं। इन टोलियों को सालमा मॉलिक्यूल कहते हैं। इन सालमों के दरमियान इतनी जगह खाली होती है कि अगर कुतुब मीनार जो कि 234 फीट ऊंची को इतना दबाया जाए कि उसके सारे सालमे आपस में चिमट जाए तो वो सिर्फ एक सुई के बराबर रह जाएगी और वज़न में कोई फ़र्क न आएगा। ये सालमे इतनी तेज़ी से हरकत करते हैं कि अगर सेकंड में तकरीबन 1 सेकंड में तकरीबन 1 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेते हैं और इस सफ़र के दौरान 5 अरब मरतबा अपना रुख बदल लेते हैं। तुम शायद ये सोचते होंगे कि जब मियाँ एटम इतने छोटे हैं कि चपद्दी का शोरबा, तो फिर इनमें भला वज़न क्या होता होगा। तुम्हारा सोचना ठीक है, लेकिन मियाँ एटम में वज़न ज़रूर होता है, अगरचे ये इतना कम होता है कि तुम्हारे लिए इसका अंदाज़ा करना मुश्किल होगा। यूँ समझो कि एक अंगूर तकरीबन 1 ग्राम वज़न का होता है और सरसों के 100 दानों का वज़न 1 अंगूर के दाने के बराबर होता है।
और 1 करोड़ धूल के ज़र्रों का वज़न एक सरसों के दाने के बराबर होता है और 1 खरब हाइड्रोजन एटमों का वज़न एक धूल के ज़र्रे के बराबर होता है, जबकि 1 खरब सरसों के दाने इतने होते हैं कि उन्हें रखने के लिए 10,000 बोरे चाहिए। उनका वज़न 10 लाख किलोग्राम होता है, यानी 100 हाथियों के बराबर। आज से हजारों साल पहले यूनानियों ने मियाँ एटम की तारीफ कर दी थी कि इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। तभी से जनाब मियाँ एटम सीना फुलाए, मूंछों पर ताव दिए अकड़े अकड़े फिरते थे कि है कोई माइका लाल जो हमें तोड़े। हजरत इंसान ने कहा, अच्छा जी, इतना घमंड, हम तोड़ेंगे। मगर हजारों साल की कोशिशों के बाद भी इंसान मियाँ एटम का कुछ ना बिगाड़ सका। बड़ी किरकिरी हुई। तब कुछ अंग्रेज साइंसदानों ने मक्कारी से काम लिया और मियाँ एटम के घर में ही फूट डलवा दी। ये अंग्रेज हमेशा फूट डालो की पॉलिसी पर अमल करते हैं, यानी उन्हीं के एक फर्द न्यूट्रॉन को अपनी तरफ मिला लिया और इससे मियाँ एटम के चक्रव्यूह को तोड़ने की तरकीब मालूम कर ली। जब ही कहते हैं कि घर का बेदी लंका ढावे। इसके बाद गद्दार न्यूट्रॉन की मदद से एटम के किले यानी मरकज़े पर हमला बोल दिया गया। बेचारे मियाँ एटम टुकड़े टुकड़े हो गए, सारी शेखी धरी रह गई। अपनी शिकस्त पर मियाँ एटम को इतना गुस्सा आया कि इंतकाम यानी बदला लेने के लिए वो अगस्त 1945 को जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम बनकर बरस पड़े और वो तबाही मचाई कि तौबा ही भली। 1.25 लाख आदमी मर गए, 10,000 आदमी भाप बनकर उड़ गए। इमारतें टीन के खिलौनों की तरह टूट फूट गई। पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। मियाँ एटम का गुस्सा देखकर बेचारे मियाँ इंसान ची बोल गए, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। हुजूर, गलती हुई, माफ़ कर दीजिए, हमें आपकी ताकत का अंदाज़ा न था। बड़ी मुश्किल से मियाँ एटम का गुस्सा ठंडा हुआ। फरमाने लगे, खबरदार, जो आइंदा हमें इस तरह तोड़ने की कोशिश की तो हम सारी दुनिया को भस्म करके रख देंगे। मियाँ एटम की इस ताकत को एटमी तवानाई कहते हैं और ये मियाँ एटम के मरकज़े यानी न्यूक्लियस में पोशीदा रहती हैं। जब तक मरकज़े को ना तोड़ा जाए मियाँ एटम भीगी बिल्ली बने रहते हैं, मगर मरकज़े के तोड़ते ही उन्हें जलाल आ जाता है यानी गुस्सा आ जाता है। एटमी तवानाई कितनी ज़बरदस्त होती है इसका अंदाज़ा तुम यूं लगा सकते हो कि 500 ग्राम मादे से जो एटमी तवानाई हासिल होती है वो 10 अरब घोड़ों की ताकत के बराबर होती है, यानी 1 करोड़ किलो हाउस पावर। इतनी ताकत हासिल करने के लिए 15 लाख टन कोयला जलाना पड़ेगा। इस ताकत से एक हवाई जहाज लगातार 2 साल तक उड़ता रहेगा और जमीन के 25,000 चक्कर लगा लेगा। इसी तरह 1 ग्राम मादे से जो एटमी तवानाई हासिल होगी उससे एक रेलगाड़ी दुनिया के 4 चक्कर काट लेगी। बिजली का एक आम बल्ब 100 साल तक लगातार जलता रहेगा। 30,000 टन बर्फ भाप बनकर उड़ जाएगी और गर्मा गर्म चाय की
15 लाख प्यालियां तैयार हो सकती है, जबकि इतनी तवानाई हासिल करने के लिए 3000 टन कोयला जलाना पड़ेगा। देखा तुमने मियाँ एटम की ताकत कितनी जबरदस्त है। तुम कहोगे कि मियाँ एटम तो जिन है जिन, और खुशी की बात यह है कि हजरत इंसान ने जिन को अपना गुलाम बना लिया है और उसे इंसानी फलाह व बहबूदी यानी इंसानी डेवलपमेंट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के काम में लगा दिया है, ताकि फिर ये जापान जैसी तबाही ना फैला सके। तो ये था मियाँ एटम का किस्सा। कहो कैसा लगा? अब तुम्हें नींद आ रही होगी, मगर सोने से पहले एक बात सोचो, जब जरा से मियाँ एटम इतने अजीम हैं, इतने बड़े हैं, अजीम मतलब बड़े हैं, तो उनको बनाने वाला खुदा कितना अजीम होगा, यानी उनको बनाने वाला खुदा कितना बड़ा होगा। आओ उसकी अजमत को सजदा करें, आओ उसकी बड़ाई को सजदा करें।